नमस्कार में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर कारोबार किस तरह से देखने को मिला। आज थी मई सीरीज की एक्सपायरी और एक्सपायरी काफी अच्छे स्तरों पर देखने को मिली। शुरुआत हमने देखा काफी कमजोरी देखने को मिली थी। 16,000 का जो लेवल था वो भी आज बाजार ने तोड़ दिया। उसके बाद निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखी गई और 16,200 का लेवल भी टच किया और क्लोजिंग 16,200 पर तो नहीं, लेकिन उसके थोड़े हल्के नीचे हुई है, बट हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली और शानदार रिकवरी। और आज लीड किया है बैंक्स और मेटल्स ने। बैंक निफ्टी देखिए 755 अंक ऊपर, इंडेक्स 2% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा था। लेकिन चलिए आज दिन भर कारोबार कैसा रहा, किन शेयरों में दिखी तेजी और कहां पर गिरावट थी, ये सब समझ लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। प्रियंका, गुड आफ्टरनून, बताइए आज दिन भर कारोबार कैसा रहा? जी देखिए, बिल्कुल आज जो एक्सपायरी थी ना, वो टिपिकल शॉर्ट कवरिंग का केस था। 2-3 सिनेरियो से जो कंबाइंड हुए। पहला तो ग्लोबली आपको एक रीबाउंड दिखा। यूएस यहाँ पर विक्स कूल ऑफ हुआ लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में। इसी वजह से हमने देखा हम 16,200 तक के लेवल एक बार हमने टच जरूर किया आज क्लोजिंग थ्रो में, हालांकि हम क्लोज उससे नीचे हुए। लेकिन आज क्लियरली एक शॉर्ट्स जो आज मॉर्निंग से ये एंटिसिपेशन थी कि बैंक्स और मेटल, इनफैक्ट मेटल सबसे पहले और शायद टेक्नोलॉजी, ये स्पेसेस जो है आपको एक तेज रफ्तार दिखा सकते हैं। आज बैंक्स आउट परफॉर्म किए। बैंकिंग हो, मेटल हो और आईटी हो, इन तीनों स्पेसेस से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इसमें बैंक स्पेस में आप पीएसयू बैंक्स की बात करें, वो हमारी एक्सक्लूसिव भी एक आई थी जिसमें हमने बात की कि बैंक ऑफ इंडिया के क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने की बात है। साथ ही दूसरी बात, मेटल्स में आपको शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दिए। तो बैंक्स में तो आपको क्लियरली पीएसयू और प्राइवेट स्पेस के सारे ही बैंक्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। मेटल में तेज रैली थी और एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा वीक होने वाले सेक्टर्स में से मेटल्स भी था। 20% तक करेक्ट हुआ है मेटल इस एक्सपायरी में और इसका आज हमने क्लियरली शॉर्ट कवरिंग रैली इन सारे स्पेसेस में देखने को मिली। इसके अलावा एफएनओ में कौन से काउंटर्स जो आज तेज थे? न्यूज बेस्ड इंपैक्ट क्लियरली आपको उन काउंटर्स पे दिखा जो एफएनओ के काउंटर्स है, जो लीडिंग काउंटर्स थे जैसे कि इंडिगो। यहाँ मैनेजमेंट कमेंट्री ग्रोथ आगे FY23 के बाद यानी अगले आने वाले समय के लिए इंटरनेशनल बिजनेस से अच्छी ग्रोथ के एंटिसिपेशन नंबर्स हालांकि मिले जुले थे, वहाँ आपको तेजी देखने को मिली। टोरेंट फार्मा नंबर्स का इंपैक्ट वो बड़ा एक गेनर रहा। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, जितने भी लैब डायग्नोस्टिक काउंटर्स है, वहाँ पर हमने एक तेज प्रेशर देखा पीछे के दिनों में और वहाँ आपको क्लियरली आज के दिन भी तेजी देखने को मिली। इंडिया बिल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, M&M फाइनेंस हो, तो ट्रेडर फैंसी काउंटर्स ने भी जमकर आज परफॉर्म किया। एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा वीकनेस किन काउंटर्स में देखने को मिली और वहाँ अनफॉर्चुनेटली रिस्पाइट कुछ इसी तरह का नहीं दिखा। डिविस लैब 3 दिन में 28% तक लूज हुआ है और सबसे ज़्यादा वीक काउंटर जो है इस एक्सपायरी का वो डिविस लैब था। रोल ओवर के आंकड़े आ जाएंगे तब पता चलेगा कि कौन कौन से स्पेसेस में आगे भी तेजी जारी रह सकती है। लेकिन फिलहाल बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया, मेटल्स ने अच्छा बाउंस बैक दिया और शायद एक कैचअप रैली का केस अब टेक्नोलॉजी में बनता है। तो ये आज का ट्रेड रहा। बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी शेयरों में आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। बैंक्स और मेटल में रोल ओवर का जब डेटा आएगा तो समझ में आएगा कि कितनी तेजी यहाँ से टिकाऊ रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। खैर, माहौल तो अच्छा था। मई सीरीज की एक्सपायरी पॉजिटिव नोट पर ही देखने को मिली है, लेकिन इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी काफी आ रही है। आज हमने देखा कि सरकारी कंपनियों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी और ऐसे में कॉनकोर के विनिवेश पर को लेकर भी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और इस पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए कॉनकोर के विनिवेश को लेकर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कॉनकोर के विनिवेश की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू नहीं होने जा रही है। इसमें कुछ और वक्त लग सकता है और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो रेलवे की जमीन का इस्तेमाल कॉनकोर करता है और जो लैंड लीज फीस है या रिन्यूअल से संबंधित जो प्रोसीजर्स हैं उसका समाधान अभी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। कॉनकोर को किस तरह की रियायत दी जाए ताकि उसके विनिवेश की प्रक्रिया को ज्यादा आसान बनाया जा सके, इन्वेस्टर्स को इसमें दिलचस्पी हो, इसको लेकर काफी मंथन हुआ। लेकिन इस बात पर सहमति बनी कि सिर्फ एक कंपनी को रियायत देने से इस मसले का समाधान नहीं निकलेगा।
लिहाजा इस बात पर सहमति बनी है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि पहले एक लैंड लीजिंग पॉलिसी तैयार होगी। वो पॉलिसी सभी कंपनियों के लिए होगी और उसी के दायरे में कॉनकॉर को भी रियायत दी जाएगी। तो सबसे पहले अब ये होगा कि पहले लैंड लीज पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसको भेजा जाएगा। एक बार कैबिनेट जब इसको मंजूर कर लेगी, फिर उसी के दायरे में सभी कंपनियों को इसका बेनिफिट मिलेगा और कॉनकॉर भी इसका फायदा उठा सकती है। तो पहली प्राथमिकता भी ये है कि एक जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड लीजिंग पॉलिसी बन रही है उसको पहले मंजूरी दिलाई जाए, उसके बाद कॉनकॉर के विनिवेश की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो कॉनकॉर के विनिवेश की प्रक्रिया में देरी हो सकती है, ये कुछ यहाँ पर डिटेल्स निकल कर आए हैं। हालांकि आज हमने देखा कि स्टॉक में 3% की मजबूती देखने को मिली और तमाम सरकारी कंपनियों में ही आज अच्छी तेजी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं, जहां पर कि आज दिन भर एक्शन था और इंडिगो के शेयर में देखिए आज करीब 10% तक की तेजी देखने को मिली। नतीजे कमजोर थे लेकिन कमेंट्री काफी मजबूत दिखर कर आई। उनका कहना है कि प्री कोविड लेवल से ऊपर अब ग्रोथ जो रहेगी वो बरकरार रहेगी, लेकिन इस स्तरों से जो आज लेवल्स हमने देखे, अब यहाँ से और तेजी जारी रहेगी या फिर मंदी देखने को मिल सकती है? निवेशकों के मन में यही सवाल चल रहा है और इस पर शरद और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं थोड़ी और डिटेल्स के साथ कि तेजी करने वाले क्या कह रहे हैं और मंदी के लिए क्या क्या ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए। तो ये समझ लेते हैं और ये देखने के बाद फिर आगे एनालिसिस कर सकते हैं, आपको मदद मिलेगी कि इंडिगो के शेयर में करना क्या चाहिए। तो शरद और सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए। शरद बताइए। तो मैं पहले बुल के बारे में बताऊंगा और फिर शरद हमें अब जो नेगेटिव्स या बेयर जो है वो उसके बारे में बताएंगे। तो अगर पॉजिटिव्स में अगर हम देखते हैं इंडिगो में, तो सबसे पहला ये है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ गाइडेंस दिया। अब उन्होंने कहा है FY23 में जो कैपेसिटी ग्रोथ होगा वो करीब 55 to 60% होगा ऑन अ YOY बेसिस। बट अगर हम प्री कोविड लेवल से देखते हैं तो 13 to 17% है। इसका मतलब ये होता है कि इंडिगो FY23 में एक वापस से डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जो यील्ड का कॉमेंट्री था, यील्ड अब एक यील्ड का मतलब होता है पर किलोमीटर पर फेयर पैसेंजर जो कंपनी कलेक्ट करता है उसका मतलब होता है यील्ड। अब की यील्ड के बारे में भी कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी। मंथ ऑन मंथ कंटिन्यूसली वो ग्रोथ देख रहे हैं अप्रैल और मई महीने में, तो ये भी एक पॉजिटिव कमेंट्री अर्निंग्स कॉल से कल आई थी। उसी के साथ कंपनी क्या कर रही है, पिछले एक साल से अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट्स है, पुराने A320 CEOs जो है उनको वो कंटिन्यूसली रिप्लेस किए जा रही है और नई एयरक्राफ्ट्स ला रही है जो कि A320 नीओ है। अब ये नए एयरक्राफ्ट्स आने की वजह से कंपनी का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है और हाई फ्यूल कॉस्ट एनवायरनमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ इंटरनेशनल रूट्स अभी ओपन हो गए और मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रही थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे इंटरनेशनल रूट्स पे। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल रूट्स पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डोमेस्टिक रूट से ज़्यादा है और आगे 5 साल में इंटरनेशनल रूट्स करीब 40% ऑफ द टोटल कैपेसिटी हो जाएगा इंडिगो का। अभी ये नंबर करीब 25% के आसपास है। उसी के साथ इंडिगो की अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इंडिगो की बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री में और अभी के मार्केट सिनेरियो में एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक एयरलाइन कंपनी के लिए। तो ये सारे हैं पॉजिटिव्स और बुल केसेस इंडिगो के लिए। बट बेयर केसेस क्या है वो हमें शरद बताएंगे। जी बिल्कुल सौमी, तो सबसे पहले जो लॉसेज है ना वो बढ़ चुके हैं। अब पिछले 9 क्वार्टर्स में देखें तो 8 क्वार्टर में तो लॉसेज ही दिखे हैं और अगर आप कोविड से देखें तो 13,000 करोड़ का टोटल कंबाइंड लॉस है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। लेकिन बेयर केस में और भी बहुत सिनारियोज है, स्पेशली जो फ्यूल प्राइजेज है वो अभी ऑल टाइम हाई पे हैं और आंकड़े की बात करें तो 66% ग्रोथ तो ATF में दिखने मिला और फिर अगर आगे देखें तो लगभग 35 से लेकर 40% तक जो है कॉस्ट में जो है कंट्रीब्यूशन दिखने मिला है और ऑफकोर्स रूपी में जो है वीकनिंग है। लेकिन सौमित जो पैसेंजर लोड फैक्टर होता है वो जो है वो लोअर हुई है और एक सिंप्लीफाई अगर वर्जन में हम बात करें तो बेसिकली अगर मैं जो है फ़्लाइट की टिकट खरीदने गया जनवरी में तो उसका अगर दाम 4,000 थी तो अब जो है लगभग 6,500 की हो गई है। तो ये जो होता है यूटिलाइजेशन उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा एयर ट्रैफिक रिकवरी वो भी कम हुई है और जो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री रेट है उससे कम आई है। और आखिर में अगर बेयर के सिनारियो की बात करें तो कंपटीशन में बढ़ोतरी देखने मिला है। अकासा एयरवेज जो है वो आने वाली है, गोफर्स की जो IPO है वो उसमें भी एक्सपेंशन प्लान्स की बात चल रही है और इसके अलावा जो है अन्य जो कंपनीज़ हैं एयरलाइन कंपनीज़ की उनके भी स्पेशली जेट एयरवेज की उनको भी जो है कमर्शियल लाइसेंस मिल गया है। तो ओवरऑल कंपटीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है एयर स्पेस में।
बिल्कुल, तो ये कुछ तेजी के तर्क बताए गए आपको और मंदी की तरफ से क्या नजरिया है ये भी हमने आपके सामने रखा। शरद सौमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये डिटेल्स देने के लिए, पूरा एनालिसिस करने के लिए। एनालिस्ट से जितने भी हमारी बात हो रही है उनका तो यही कहना है कि शॉर्ट टर्म में अगले कुछ समय तक इंडिगो जो निवेशक हैं उनका पेशेंस टेस्ट कर सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर दबाव दिखेगा क्योंकि काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजमेंट का कहना है कि ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में इस वक्त किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्व मोहन, बताइए सोने चांदी के क्या हाल हैं और कच्चे तेल में किस तरह की चाल इस वक्त देखने को मिल रही है? अगर सोने चांदी की बात करें तो आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। फेड की मिनट से साफ संकेत मिल रहा है कि फेड आगे भी ब्याज दरें बढ़ाएगा और जून जुलाई में भी आधे % तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक निगेटिव काम कर रहा है। हालांकि फेड से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि दरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन आधा % अभी बहुत ही नज़दीक है जब आधे % की बढ़ोतरी आप देख पाएंगे। और आज डॉलर में भी हल्की तेज़ी है, बॉन्ड यील्ड में भी तेज़ी है, उससे भी यहाँ पर दबाव दिख रहा है। और MCX की अगर बात करें तो 100 रुपये के आसपास यहाँ गिरावट दिख रही है। चांदी में भी करीब करीब MCX पे 200 से 300 रुपये की गिरावट दिख रही है। गिरावट है लेकिन एक रेंज में ही गिरावट है, बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी तेज़ी बरकरार है। $115 के बेहद करीब है ब्रेंट का भाव। MCX पर भी भाव 8,600 रुपये के ऊपर है। अब यूरोपियन यूनियन की एक समिट होने वाली है अगले हफ्ते। अब उसमें डिसाइड होगा कि कैसे वो रूस से होने वाले क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर कैसे वो पूरी तरह से पाबंदी लगा पाए, क्योंकि अभी भी कुछ देश इसको लेकर सहमत नहीं है। हंगरी अभी भी अटकलें लगा रहा है। उनका कहना है कि अभी भी उनके रिफाइनिंग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रिवैम्प कर पाए अपने उत्पादन को। तो कई ऐसी वजह हैं जिस वजह से मतभेद है। देखते हैं आगे इस रोड ब्लॉक को कैसे दूर किया जाएगा। दूसरी तरफ चीन से रिकवरी की मांग में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं क्रूड मार्केट को लेकर, लेकिन निगेटिव फैक्टर क्रूड प्राइसेस पर ये डाल सकते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है। स्लो डाउन का असर आने वाले समय में दिखेगा और डिमांड पर डेफिनेटली इसका असर मिलेगा। तो एक मिक्स क्यूज है और ऊपरी स्तरों के आसपास है। यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्रूड में आगे गिरावट भी दिख सकती है। तो ये है कमोडिटी मार्केट का अपडेट। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये जानकारी देने के लिए। तो $115 के पास अब पहुंच चुका है ब्रेंट क्रूड, लेकिन यहाँ से अब हल्की नरमी आ सकती है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख कर लेते हैं और खबर है GST को लेकर। और फिलहाल GST के दरों में जो बदलाव की बात की जा रही थी उसके संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। वहीं दूसरी ओर ATF को भी जो GST भी लाने की बात चल रही थी उसके भी आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। इस खबर को और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। वापस से चलते हैं प्रकाश के पास, जिनके पास पूरी जानकारी है। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि फिलहाल GST दरों में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। GST रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ है, हालांकि उसने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं कि अगर GOM अपनी रिपोर्ट सौंप भी देती है उसके बावजूद भी मौजूदा हालात में GST रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर आगे बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि इसके प्रयास पहले भी किए गए हैं, लेकिन पहले कोविड की वजह से इसको टालना पड़ा और अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सप्लाई संबंधित दिक्कतें आई हैं, महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि तुरंत जो है GST में बड़े बदलाव किए जाएं दरों से संबंधित। ऐसे में अगर रिपोर्ट आ भी जाती है तो इसमें अभी केंद्र सरकार की भी दिलचस्पी नहीं है और राज्य सरकारें भी ज्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं दिखा रही हैं। फिलहाल GST दरों में बड़े बदलाव की संभावना बेहद कम दिख रही है। जहां तक ATF का सवाल है, पिछले कुछ समय से ATF की कीमतें में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे हवाई किराया बढ़ गया है, कंज्यूमर को दिक्कतें आ रही है। लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि क्या ATF को तुरंत GST के दायरे में लाया जाएगा ताकि कंज्यूमर को राहत दी जा सके। इस मसले पर हमारे सोर्स बता रहे हैं कि फिलहाल ये भी संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अनौपचारिक तौर पर एक बार ATF पर चर्चा हुई थी GST काउंसिल के अंदर, लेकिन राज्यों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लिहाजा फिलहाल ATF को भी GST के दायरे में लाना संभव नहीं है। हालांकि एविएशन मंत्रालय अपने लेवल पर इस बात का प्रयास कर रहा है कि जिन राज्यों में वैट ज्यादा है ATF के ऊपर, उनसे अपील की जा रही है कि उसमें कमी करें, क्योंकि कई राज्यों ने इसको घटाकर 1% कर दिया है और जहां पर ज्यादा है वो राज्य भी अगर वैट में कटौती करते हैं तो कंज्यूमर को तुरंत राहत दी जा सकती है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये जानकारी देने के लिए। तो जीएसटी में बदलाव को लेकर अभी फिलहाल कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। मौजूदा माहौल को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही फिलहाल इस पक्ष में नहीं है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।